जी, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सीजर साइफर को। तो सीजर साइफर में हमने देखा था कि हम इसमें कीज यूज कर सकते हैं। सीजर साइफर इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन साइफर्स। सीजर साइफर में हम ये करते हैं कि जो जितने भी लेटर्स होते हैं हम इसको चेंज कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और इसमें हम कोई की यूज करते हैं। लाइक अगर हम इसमें सिंपल अगर देखें तो वी हैव 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो उसकी जो पॉसिबल कीज हैं ये 1 से लेके 25 तक हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है और हम उसके जो वर्ड्स हैं उसको शिफ्ट कर दें। लाइक अगर हमारे पास कोई जो अगर हम अज्यूम करें कि जितने भी लेटर्स हैं उनका जो इंडेक्स है वो 0 से 25 है, तो उसमें हमने ये किया था कि ए को अगर हम लाइक अगर हमारे पास की 3 है तो उसको हम डी में जो है वो शिफ्ट करते हैं, और इसी तरह बाकी जितने भी लेटर्स हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन लेटर टू अदर। और इस तरह जो हमारे पास रिजल्टेंट सेंटेंस आएगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा जो कि एक्चुअल मैसेज से है। और ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इनक्रिप्शन की कि हम लेटर्स को सब्स्टिट्यूट कर दें और उसकी कोई की रखते हैं। इस तरह की जो इनक्रिप्टेड मैसेजिंग है इसको हम ओपनली सेंड कर सकते हैं, और जब तक कि रिसीवर के पास कोई उसकी की नहीं होगी वो उसको डीक्रिप्ट नहीं कर सकता। या अगर कोई उस दरमियान में कोई उस मैसेज को इंटरसेप्ट भी कर लेता है तो वो उसको डीक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो ये बड़ी पॉपुलर टेक्निक थी इन ओल्ड एजेस, सीजर के जो पीरियड में वहाँ पे यूज़ होती थी। लेकिन एक अरेबिक साइंटिस्ट अल-किंदी ने इसको डीसाइफर किया और इसके कोड को ब्रेक कर लिया। तो इसमें जो ब्रूट फोर्स अटैक जो है वो पॉसिबल है। फिर हमने स्टडी किया था कि ब्रूट फोर्स अटैक किन सूरतों में जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसमें हमारे पास 3 ऐसे करेक्टरिस्टिक्स थे जिनकी वजह से हम इस पे ब्रूट फोर्स अटैक को इनेबल कर सकते हैं। नंबर 1, जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम जो है वो नॉन है। तो जो भी कोई इंटरसेप्टर है उसको पता है कि इस पे जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम इनेबल किया गया है वो क्या है। ब्रूट फोर्स स्क्रिप्ट एनालिसिस अगर हम सीजर साइफर का करें तो इसमें 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें बताते हैं कि इस पे ब्रूट फोर्स अटैक सक्सेसफुल है। नंबर 1, द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिदम्स आर नोन। तो ये जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम्स हैं इसका हमें पता होता है। अब जितने भी हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस ख़रीदते हैं, मॉडेम्स हैं, राउटर्स हैं, तो उसकी स्पेक्स शीट में गिवन होता है कि इसके ऊपर कौन सी इंक्रिप्शन या कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम अवेलेबल है। और उसमें ऑप्शन भी होती है, एक से ज़्यादा एल्गोरिदम्स भी अवेलेबल होते हैं डिवाइसेस के ऊपर, और हम उस पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी एल्गोरिदम को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग एल्गोरिदम शुड बी सेम। दोनों साइडों पे वो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम सेम होने चाहिए। तो ये एक आम सी बात है कि इनक्रिप्शन एल्गोरिदम जो है वो सेंडर, रिसीवर और इवन इंटरसेप्टर उसको भी नोन होता है। तो दूसरा जो इसमें पॉइंट था कि सीजर साइफर में सिर्फ 25 कीज हैं। तो हमने डिस्कस किया था ब्रूट फोर्स अटैक में कि on average we need to apply half of the keys to decipher any ciphertext into plain text. तो अगर हमारे पास 25 कीज हैं तो हमें सिर्फ जो है 13 ऑन एवरेज कीज अप्लाई करनी है। और इन द बेस्ट केस अगर ये जिस तरह इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जो थर्ड की है वो अप्लाई हो जाती है। तो जो थर्ड की है उसी को अगर हम अप्लाई करें तो हम जो साइफर टेक्स्ट को
प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो थर्ड था कि जब ये हम इसको डिसाइफर कर लें, जो रिजल्टेंट मैसेज होगा उसको हम रिकग्नाइज भी कर लें कि दिस इज द ओरिजिनल मैसेज। तो जैसे यहाँ पे हमें पता था कि प्लेन टेक्स्ट जो है मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी ये है, तो इस तरह हम इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये वाकई यही की थी और इसके ऊपर जो हमने मैसेज डिक्रिप्ट किया है वो ओरिजिनल मैसेज है। अब इसका जो जो नुकसान होगा सेंडर रिसीवर को ये होगा कि अगर की ओपोनेंट को पता चल गई है तो ना सिर्फ वो जो रीसेंट कम्युनिकेशंस हैं उनको जो है वो कंप्रोमाइज कर सकता है, बल्कि इसके बाद जो कम्युनिकेशन फ्यूचर में होंगी उसको भी कंप्रोमाइज किया जा सकता है। अब इसको अवॉइड करने के लिए क्या अब जो ब्रूट फोर्स अटैक्स हैं उनको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनको अवॉइड करने के लिए हमारे पास जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी भी ब्रूट फोर्स अटैक को सक्सेसफुल बनाते हैं उन्हीं को हम काउंटर करेंगे तो हम अपने एल्गोरिदम को बेहतर बना सकते हैं ताकि वो डिक्रिप्ट ना हो। जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक था वो ये था कि एल्गोरिदम्स आर नोन। तो एल्गोरिदम्स तो नोन है, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि लिस्टेड होते हैं एल्गोरिदम्स किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस के ऊपर, जो भी सेंडर रिसीवर मैसेजेस सेंड हो कर रहे हैं और उसके ऊपर कौन सा एल्गोरिदम इम्प्लीमेंटेड है, दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू एवरीवन। तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो दूसरा पॉइंट था कि जो नंबर ऑफ कीज जो सीजर साइफर में 25 थी, अब 25 कीज को इम्प्लीमेंट करना, 25 कीज के जरिए ब्रूट फोर्स अटैक करना इज वेरी इजी। तो इस वजह से ब्रूट फोर्स अटैक जो है वो सक्सेसफुल होता है सीजर साइफर के ऊपर। अगर हम कोई ऐसा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम अप्लाई करें जिसमें जो नंबर ऑफ कीज हैं वो मिनिमम ना हो बल्कि मैक्सिमम हो, फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रिपल डीईएस एल्गोरिदम यूज करें और इसमें 168 बिट की स्पेस है विच इज़ वेरी लार्ज, तो इसको हम एक टेबल की सूरत में देखते हैं कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कीज बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी भी टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करने का वो बढ़ता जाता है, और एट सम पॉइंट्स ये इतना ज़्यादा होता है कि इस सूरत में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो इनवैलिड हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 32 बिट की साइज है तो इसमें जो नंबर ऑफ अल्टरनेटिव कीज हैं वो 2 रेज टू पावर 32 इज इक्वल टू 4.3 इंटू 10 रेज टू पावर 9। ये इतनी नंबर ऑफ अल्टरनेटिव कीज होंगी, और जो टाइम रिक्वायर्ड है इसको डिक्रिप्ट करने के लिए एट 10 रेज टू पावर 6 डिक्रिप्शन पर माइक्रो सेकेंड। अगर डिक्रिप्शन जो है वो 10 रेज टू पावर 6 यानी 6 फिगर्स में हम डिक्रिप्शन कर रहे हो, लाखों की तादाद में हम डिक्रिप्शन कर रहे हो और माइक्रो सेकेंड में कर रहे हो, तो किसी भी मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए 2.15 मिली सेकेंड रिक्वायर्ड है, जो आजकल की कंप्यूटिंग एज में बहुत इजी है। तो कोई भी की अगर उसका की साइज 32 बिट है तो उसको डिक्रिप्ट करना यूजिंग ब्रूट फोर्स अटैक वो पॉसिबल है। अगर की साइज 56 बिट हो तो ये 10 आवर्स में 100,000 डिक्रिप्शंस हो सकती हैं। लेकिन अगर की साइज 128 हो जाए तो
इस तरह के इनक्रिप्टेड मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए 5.4 into 10 raised to power 18 years रिक्वायर्ड हैं, which is very long period। तो इस सूरत में जो इंफॉर्मेशन है वो इनवैलिड हो जाती है इतने लॉन्ग पीरियड के बाद। और जिस तरह ट्रिपल डीएस के केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ कीज हैं वो 168 बिट हैं, तो इस तरह के अगर ट्रिपल डीएस एल्गोरिदम किसी पे अप्लाई किया जाए और उस पर ब्रूट फोर्स अटैक अप्लाई किया हो तो उस इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट होने में 5 पॉइंट इंटू 10 रेज टू पावर 30 ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे उसको डिक्रिप्ट करने के लिए। और परमोटेशंस को यूज किया जाए 26 करेक्टर्स के अल्फाबेट्स के ऊपर, तो उसमें 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 ईयर्स जो हैं वो लग जाएंगे इसको डिक्रिप्ट करने के लिए। तो ये हम डिस्कस करेंगे। परमुटेशंस हम मोनो अल्फाबेटिक साइफर्स में यूज करते हैं, तो वहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक जो पॉसिबल नहीं है। तो ये हम जो सेकंड पॉइंट है कि किसी भी ब्रूट फोर्स अटैक से बचाने के लिए हम नंबर ऑफ कीज या की स्पेस को अगर हम ज़्यादा कर दें तो उस पर जो है ब्रूट फोर्स अटैक सक्सेसफुल नहीं हो सकता। थर्ड करेक्टरिस्टिक जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इफ द लैंग्वेज ऑफ द प्लेन टेक्स्ट इज अननोन then plain text output may not be recognizable. Furthermore, the input may be abbreviated or compressed in some fashion, again making recognition difficult. For example, this figure shows a portion of a text file compressed using an algorithm called zip. If this file is then encrypted with a simple substitution cipher और जिसमें 26 अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स हों, तो फिर जो प्लेन टेक्स्ट है वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा। लाइक जिस तरह हमारे पास हमने जो नंबर ऑफ कीज है उस सिचुएशन को सॉल्व कर लिया, हमने ब्रूट फोर्स अटैक इसी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम पे कर दिया और उसके बाद जो रिजल्टेंट टेक्स्ट आया वो इस सूरत में आया, तो फिर भी हम कोई इसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो डिड्यूस नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज द मैसेज वाज ऑलरेडी कंप्रेस्ड और इसका कोई फॉर्मेट जो था वो अननोन था। अगर हमारे पास कोई जो प्लेन टेक्स्ट है वो रिकग्नाइजेबल नहीं है तो तब भी ये मुश्किल होता है कि किसी भी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक सक्सेसफुल हो। तो किसी भी एल्गोरिदम को अगर हम स्ट्रॉन्ग इनफ बनाना चाहते हैं कि वो किसी भी ब्रूट फोर्स अटैक को अवॉइड करें, तो उसमें दो पॉइंट्स कंसिडर किए जा सकते हैं। एक के उस पे जो नंबर ऑफ कीज हैं या की स्पेस है वो बढ़ा दी जाए, या नंबर टू उसका जो कंप्रेस्ड फाइल है उसको उसका जो प्लेन टेक्स्ट का फॉर्मेट है वो ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाए जो रिकग्नाइजेबल ना हो, तो तब भी हम इस तरह की ब्रूट फोर्स अटैक को अवॉइड कर सकते हैं। मोनो अल्फाबेटिक साइफर्स। मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर में परमुटेशन यूज़ होती हैं। मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर भी सब्स्टिट्यूशन साइफर्स हैं जिसमें हम लेटर्स को रिप्लेस करते हैं विद अदर लेटर्स टू इनक्रिप्ट दैट मैसेज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं परमुटेशंस को, क्योंकि परमुटेशंस मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर्स में यूज़ होती हैं। Permutation is a finite set of elements. S is an ordered sequence of all the elements of S, with each element appearing exactly once. With only 25 possible keys, the Caesar cipher is far from square. A dramatic increase in the key space can be achieved by allowing an arbitrary substitution. Before proceeding, we define the term permutation. तो सीजर साइफर में हमने देखा कि हमारे पास ओनली 25 पॉसिबल कीज थी जिनको अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक जो है वो सक्सेसफुल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कीज जो हैं लेस हैं।
तो इसको अवॉइड करने के लिए टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कीज वी कैन यूज परमोटेशंस। परमोटेशन क्या है कि इसमें अगर हमारे पास एक फिनाइट सेट है एलिमेंट्स एस का और वो एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस के अंदर है और उसमें जो हर एलिमेंट है वो एग्जैक्टली एक दफ़ा अपीयर होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक सेट है एस, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो ए बी और सी हैं। तो इसकी जो 6 परमोटेशंस पॉसिबल हैं, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए बी और सी बी ए। तो ये पॉसिबल परमुटेशंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी फिनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स एस की परमुटेशन को कैलकुलेट करना हो तो हम उसको एन फैक्टोरियल से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें तीन एलिमेंट्स हैं तो 3 फैक्टोरियल इज 6, और अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो इसी तरह हम 5 एलिमेंट्स का जो फैक्टोरियल है 5 का फैक्टोरियल लेके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल परमुटेशंस कितनी होंगी। In general, there are n factorial permutations of a set of n elements because the first element can be chosen in one of n ways, the second in n minus 1 ways, the third in n minus 2 ways and so on. और इसी तरह हम जो है नंबर ऑफ परमुटेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। So if the cipher line can be any permutation of the 26 alphabetic characters, then there are 26 factorial are greater than 4 into 10 raised to power 26 possible keys. तो इसमें जो साइफर के अंदर जो परमुटेशन हो सकती है वो 26 अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो फैक्टोरियल है वो 26 फैक्टोरियल है, या इसमें जो पॉसिबल कीज हैं वो 4 into 10 raised to power 26 पॉसिबल कीज हैं। तो ये एक बहुत बड़ी की स्पेस है, और ये जो ऑर्डर है दिस इज 10 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन द की स्पेस ऑफ DES। और इस अप्रोच को मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर कहते हैं, क्योंकि इसमें एक जो सिंगल साइफर अल्फाबेट है उसको यूज किया जाता है पर मैसेज, और इस पे अटैक करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी क्रिप्ट एनालिटिक टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे क्रिप्ट एनालिटिक अटैक्स हैं जिनके ज़रिए अगर कोई लार्ज स्पेस या बहुत कोई लॉन्ग कीज़ हैं या नंबर ऑफ कीज़ बहुत ज़्यादा हैं तब भी उस पर अटैक किया जा सकता है, बट दोज अटैक्स आर अदर देन ब्रूट फोर्स अटैक्स। तो अब इस तरह के अटैक्स में जो यूज़ की जाती है टेक्निक, वो उसमें जो लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको टारगेट किया जाता है। तो जो लैंग्वेज स्टैटिक्स हैं उनके ऊपर क्रिप्ट एनालिसिस को यूज़ किया जाता है। ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो रैंडम नहीं है, इसमें एक सीक्वेंस है, इसमें कुछ लेटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और कुछ लेटर्स जो हैं बहुत कम यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश के अंदर जो ई लेटर है वो सबसे ज़्यादा कॉमन लेटर है। इसके बाद जो TRNIOAS, तो ये फ्रीक्वेंट लेटर्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। इसके अलावा कुछ और लेटर्स हैं लाइक ZJKQX आर फेयरली रेयर। तो ये जो लेटर्स हैं ZJKQX ये बहुत कम यूज़ होते हैं। इसके अलावा कुछ टेबल्स हैं जो सिंगल, डबल और ट्रिपल लेटर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर बने होते हैं, जिनमें डिफरेंट लैंग्वेजेस के ये टेबल्स अवेलेबल हैं, जिसमें सिंगल, डबल और ट्रिपल लेटर फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होती हैं कि ये अगर सिंगल लेटर हो तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, डबल है तो क्या होगी, और ट्रिपल लेटर है तो उनकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी। ये इंग्लिश लेटर की
फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल इसमें जो ए लेटर है वो उसकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 8.167 है। इसी तरह जो सबसे कॉमन वर्ड हमने अभी डिस्कस किया वो ई है, और ई की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 12.702 है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है? व्हाट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि हमारे पास अगर कोई डेटा सेट है और उसमें 20 स्टूडेंट्स हैं और 20 स्टूडेंट्स के डिफरेंट ग्रेड्स हैं, तो हम उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम उस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो उसमें जिस स्टूडेंट के जितने ग्रेड्स हैं उनको अगर हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर, तो हम एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये एक ट्रैवल सर्वे है। इसमें जो 92 पीपल इन्वॉल्व हैं और उनसे सर्वे किया गया है कि हाउ दे गो टू वर्क, विच ट्रांसपोर्ट मीन्स दे यूज। तो 35 ने कहा दे आर यूजिंग अ कार, 42 टुक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, 8 रोड अ बाइसिकल एंड 7 वॉकड। तो इन 92 लोगों की जो हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो लाइक द यूसेज ऑफ कार इज बाय 35 पीपल्स, तो बाय dividing 35 with 92 we can have 0.38. this is relative frequency of car in this survey. और इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अगर वो 42 लोग यूज करते हैं और टोटल जो नंबर ऑफ पीपल है या टोटल पॉपुलेशन है वो 92 है, तो इसकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो 0.46 होगी। इसी तरह बाइसिकल है, इसमें अगर बाइसिकल 8 लोग यूज करते हैं तो 8 डिवाइडेड बाय 92, तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.09। और इसी तरह जो लोग वॉक करते हैं, तो 7 पीपल आउट ऑफ 92 आर वॉकिंग, देन इट्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वुड बी 7 डिवाइडेड बाय 92, दैट इज 0.08। इसी तरह हम जो अल्फाबेट्स के अंदर डिफरेंट लेटर्स हैं उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं कि जो ए लेटर है वो टोटल 26 लेटर्स के अंदर कितनी दफ़ा यूज़ होता है, उसको अगर हम डिवाइड करें विद 26 जितना भी उसका यूज़ है, तो देन वी कैन फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी सी डी ई। जितने भी लेटर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज किया जाता है किसी भी कोड को, किसी साइफर टेक्स्ट को डिसाइफर करने के लिए। तो इसमें जो डबल और ट्रिपल लेटर्स हैं, इसमें जो ये यहाँ पे मेंशन किया गया है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी है। लाइक डबल लेटर्स जो हैं, टी एच जो है हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, फिर एच ई, फिर एन, इन, ए आर, आर ई, ई एस ओ एन। तो ये 2 लेटर, ये डबल लेटर जो यूज होते हैं फ्रीक्वेंटली, उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। इसी तरह ट्रिपल लेटर्स हैं, टी एच ई, एंड, ई एन टी, आयोन, टी आई ओ, एफ ओ आर, एन डी। तो ये ट्रिपल लेटर्स हैं जो यूज होते हैं और उनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हायर से लोअर मेंशन है। तो इनको यूज किया जाता है क्रिप्ट एनालिसिस में। इसमें जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन जो की जाती है उसमें जो रिलेटिव लेटर फ्रीक्वेंसीज हैं उनको चेंज नहीं किया जाता। तो इसमें जो रिलेटिव लेटर फ्रीक्वेंसीज हैं वो वही रहती हैं। अगर किसी मैसेज के अंदर जो ई है 10 टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी वो 10 टाइम्स ही अपीयर होगा।
तो इसको डिसाइफर करने के लिए या इस तरह के टेक्स्ट का क्रिप्ट एनालिस्ट करने के लिए तो सबसे पहले क्या किया जाता है, कैलकुलेट लेटर फ्रीक्वेंसीज फॉर साइफर टेक्स्ट। तो जो साइफर टेक्स्ट के अंदर फ्रीक्वेंसीज होती हैं लेटर्स की, उनको कैलकुलेट किया जाता है और इस डिस्ट्रीब्यूशन को जो नॉन वन कोई आपके पास कोई सैंपल प्लेन टेक्स्ट है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो गिवन साइफर टेक्स्ट है वो ये है, दिस इज इनक्रिप्टेड मैसेज एंड ये प्लेन टेक्स्ट नहीं है, ये साइफर टेक्स्ट है। तो UZQSOVU, this is a ciphertext which is being transmitted over the network and someone intercepted that network and have access to this ciphertext. We know that what algorithm is being applied on this ciphertext. Now first task to decipher this text is to count relative letter of frequencies. तो इसमें हम गैस करेंगे लाइक P और Z। अब जो यहाँ पे जो कैपिटल लेटर्स हैं दे रिप्रेजेंट साइफर टेक्स्ट और जो स्मॉल लेटर्स हैं दे रिप्रेजेंट प्लेन टेक्स्ट। तो अगर इसमें जो नंबर ऑफ पीज हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है सबसे हाईएस्ट है, तो जो नंबर ऑफ पीस हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है सबसे हाईएस्ट है, वी हैव काउंटेड नंबर ऑफ पीस इन दिस साइफर टेक्स्ट। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये ई हो सकता है, बिकॉज वी नो दैट ई इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ई जो है किसी भी सिंटैक्स में किसी भी मैसेज में सबसे ज्यादा अपीयर होगा, तो इसमें जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट लेटर होगा उसको हम एस्टिमेट करेंगे, कंपेयर करेंगे ई के साथ। और जो सेकंड नंबर पे है वो टी है, V जो है उसको हम कंपेयर करेंगे टी के साथ। V की जो क्योंकि सबसे लो फ्रीक्वेंसी है और हमारे पास हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी कि जो रेयर लेटर्स हैं लाइक मोस्ट कॉमन लेटर्स वो TRNIOS हैं और जो फ्रीक्वेंट इसमें मोस्ट वन है वो E है। तो इस तरह हम एस्टिमेट कर सकते हैं, हम इसमें गेस कर सकते हैं कि जो P और Z दे आर एक्चुअली ENT। तो इसी तरह हम जो डबल लेटर्स हैं, पहले हम सिंगल लेटर्स को गेस कर लें और फिर उसके बाद जो डबल लेटर है लाइक ZW, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। इस साइफर टेक्स्ट के अंदर जो ZW है वो सबसे ज्यादा अपीयर हो रहा है और इसको हम गेस कर सकते हैं, इट कुड बी TH। और इसी तरह जो ट्रिपल लेटर्स हैं ट्राइग्राम हैं दे आर ZWP। जो ZWP है वो सबसे ज्यादा अपीयर हो रहा है साइफर टेक्स्ट में। तो ZWP को हम गेस कर सकते हैं कि इसका जो प्लेन टेक्स्ट है वो THE है। और इसी तरह हम जो है ट्रायल करते हैं, हम डिफरेंट जो गेस करते हैं, एस्टिमेट करते हैं और उसके बाद उसको कंफर्म करते हैं। अगर वो हमारे जो डिजायर्ड मैसेज तक आ जाता है, जो हमें जो प्लेन टेक्स्ट रिक्वायर्ड है, तो फिर हम फाइनली जो भी मैसेज है उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो इट वाज डिस्क्लोज्ड yesterday that several informal but direct contacts have been made with political representatives